तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मनोविज्ञान का, और ये कक्षा 11 का अध्याय 1 मनोविज्ञान क्या है, मतलब मनोविज्ञान के बारे में हम देखेंगे। ऑथेंटिक बुक है, एनसीईआरटी कक्षा 11 में चल रही है, उसी बुक को लेकर हम ये चैप्टर उसी बुक से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ऑथेंटिक बुक के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा क्या है मनोविज्ञान। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मन एवं व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के स्वरूप और उसकी भूमिका को जान सकेंगे। इस विधा शाखा के विकास का वर्णन कर सकेंगे। मनोविज्ञान के विविध क्षेत्रों और अन्य विधा शाखाओं तथा व्यवसायों से उसके संबंध को जान सकेंगे तथा दैनंदिन जीवन में मतलब दैनिक जीवन में अपने तथा अन्यों को ठीक से समझने में मनोविज्ञान के महत्व को जान सकेंगे। इस अध्याय में विषय वस्तु में हम परिचय देखेंगे। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में, मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में और मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान के रूप में। इसके साथ ही इसकी अन्य जानकारी भी इस अध्याय में मिलेगी। परिचय की बात कर लेते हैं। संभवतः आपको आपके अध्यापक ने कक्षा में, जो पिछली कक्षा है, पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया। मतलब जब आप आए हो 11th में तो उस टाइम आपको पूछा होगा कि आपने दूसरे सब्जेक्ट जो साइंस मैथ, साइंस बायो या आर्ट्स के अन्य सब्जेक्ट को आपने छोड़ के मनोविज्ञान क्यों लिया, आप क्या सीखने की आशा करते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। सामान्यतः जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कक्षा में मिलती है वे विस्मयकारी होती है। अधिकांशतः विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। परंतु ऐसी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती है जैसे स्वयं को जानना, दूसरों को जानना, अथवा विशेष प्रतिक्रियाएं जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं, लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं अथवा एक दूसरे को पीटते हैं। समस्त प्राचीन परंपराओं में मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक पारंपरिक विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती है कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसा वे क्यों करते हैं। लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों होते हैं। यदि वे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए। सभी ज्ञान की तरह मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान होता है। यदि संसार दुखागार है तो यह अधिकतर मनुष्यों के ही कारण है। संभवतः आप ये पूछना चाहेंगे कि 11 सितंबर जो 9/11 अथवा इराक में युद्ध की घटनाएं क्यों हुई, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर अथवा पूर्वोत्तर में निर्दोष लोगों को बम एवं गोलियों का सामना क्यों करना पड़ता है। मनोविज्ञान ये पूछता है कि युवा मन में कैसे अनुभव होते हैं जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु मानव स्वभाव का एक दूसरा रूप भी है। आपने संभवतः मेजर HPS अहलुवालिया का नाम सुना होगा, जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था और वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहाँ से जागृत हुआ। मानव स्वभाव के विषय में ऐसे ही प्रश्न नहीं होते हैं जिन्हें मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान के रूप में देखता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान स्पष्टतः सूक्ष्म स्तर गोचरों जैसे चेतना, शोरगुल के मध्य अवधान पर ध्यान केंद्रित करने अथवा अपने पारंपरिक विरोधों से फुटबॉल के खेल में विजयी होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि बातों का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह ऐसे सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परंतु
इससे हमारी समझ को बढ़ाया है और इन गोचरों का अर्थ हम समझने लगे हैं। इस शाखा की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक एवं स्वयं मनुष्यों द्वारा अपने परीक्षणों में समाहित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये परिचय की बात हमने कर ली है। इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान की किसी भी विधा शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है, दूसरी क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थियों को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी अर्थात आत्मा और लोगस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विधा शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है, जो मानव स्वभाव में व्यवहार में निहित प्रतिक्रियाओं की विवेचना करता है। इससे जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों पर फैला है, जैसे व्यक्तिक द्विजन, दो व्यक्ति समूह अथवा संगठनात्मक। इनमें से कुछ का वर्णन हमने पहले किया है, जिसमें जैविक अथवा सामाजिक आधार भी होते हैं। इसलिए संभवतः इनके अध्ययन की विधियां अलग अलग होती है, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती है जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विधा शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रतिक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। यह प्रदत्तों की अथवा अर्थवता बताता है जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सके। आइए परिभाषा में प्रयुक्त 3 पदों मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लिया जाए। हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आश्रित चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेस से होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मानसिक या मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती है। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। हम मानसिक प्रक्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती है। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती है, परंतु वे समरूप नहीं होती है। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती है। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतःक्रियाओं का अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की प्रक्रियाएं इस बात का संकेत देती है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा
मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती है। जब हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजे का खटखटाना, हम सोते समय भी जान जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने या प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उनके अनुप्रयोग में सुधार कर सकें। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों एक्सपीरियंस का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्ष न तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं और न ही उसके विषय में जान सकते। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है। इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। वैज्ञानिकों ने लोगों की इस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती है, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती है। साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी जो हम रोमांच करते समय अनुभव करते हैं। कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं जिन मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे अब कोई योगी ध्यानावस्थित होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है तथा एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ाने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाइयाँ हानिकारक होती है। अनुभवकर्ता की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। यदि गर्मी के किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। बात करेंगे व्यवहार की, बिहेवियर। हमारी क्रियाओं जिनमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती है। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्यतः परिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्यतः अथवा जटिल, कम समय तक अथवा देर तक बना रहने हो सकता है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं, एक प्रेक्षण उन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकते हैं। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसी लगती होगी कि एक खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबंध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं अथवा सोचते हैं कि बाघ है और भाग जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया रेस्पॉन्स के मध्य साहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकती है। मनोविज्ञान एक विधा शाखा के रूप में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वह यह समझने का प्रयास करते हैं कि मन कैसे कार्य करता है एवं विभिन्न मानसिक क्रियाएं विभिन्न व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती है। जब हम लोगों को अनाड़ी अथवा सामान्य रूप में देखते हैं तो
हमारे अपने विचार बिंदु अथवा जगत को समझने के हमारे अपने तरीके उनके व्यवहार एवं अनुभवों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसी अभिनतियाँ को अनेक तरीके से कम कार्य का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान एक विधा शाखा के रूप में इसमें हमने पढ़ लिया है, इनके व्यवहारों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसे अभिव्यक्तियों में अनेक तरीके से कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। अन्य लोग व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्ति परकता मानव अनुभव का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन एक सचेतन अनुभव का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी आत्म परावर्तन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार एवं अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं और अब इन पर बल देने लगे हैं। व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं एवं बल के अध्ययन में मतांतर के बाद भी वे इसको व्यवस्थित एवं सत्यापन करने योग्य शैली में समझने एवं व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान जो यद्यपि एक बहुत पुरानी विधा शाखा है, फिर भी यह एक आधुनिक विज्ञान है, क्योंकि 1879 में लिप्जिग जो जर्मनी में इसकी एक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तथापि मनोविज्ञान जिस प्रकार का विज्ञान है, यह अभी भी बहस का विषय है, विशेष रूप से उन रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोविज्ञान को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर यह विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही एक पाठ्य विषय है। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में स्नातक विज्ञान एवं स्नातकोत्तर विज्ञान की उपाधियां प्राप्त करने जाते हैं। वास्तव में दो प्रसिद्ध उभर रही विधा शाखाएं तंत्रिका विज्ञान एवं कंप्यूटर विज्ञान बहुत कुछ मनोविज्ञान से लगातार उधार लेती है। हम में से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रही मस्तिष्क प्रक्रिया तकनीक जैसे fMRI, EEG इत्यादि से परिचित होंगे, जिससे मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं को वास्तविक समय अर्थात जब वे वास्तव में हो रही हो में समझना संभव होता है। इसी प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया तथा कृत्रिम बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में मनोविज्ञान ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए एक विधा शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समांतर धाराएं हैं। पहली जो अनेक मनोविज्ञान एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक एवं जैविक विज्ञान की गतिविधियों का उपयोग करती है, एवं दूसरी जो उनके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे में मिलकर भी अपने अलग अलग मार्गों से जाती है। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाली विधा शाखा मानती है। इसकी मान्यता है कि समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, जिनकी खोज निश्चित दशा में व्यवस्थित रूप से प्रदत्त संग्रह करके की जा सकती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य कारण प्रभाव संबंध को जानना होता है, जिससे व्यवहार परक गोचरों का पूर्व कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को निश्चित भी किया जा सके।
दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहारपरक गोचरों की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती है। यहाँ अंतःक्रिया व्यक्ति एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के में गठित होती है, जिसका कि वह एक हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यवहारपरक गोचर के कई कारण हो सकते हैं। आइए इन दोनों धाराओं की अलग अलग व्याख्या करते हैं। मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। पूर्व में बताया गया है कि मनोविज्ञान की जड़ें दर्शन शास्त्र में होती है। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास मनोविज्ञान गोचरों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोग के कारण हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है, जो एक संप्रत्यय की परिभाषा एवं वह कैसे मापा जा सकता है के विषय में सहमति बनाने पर प्राप्त की जा सकती है। देकार्त से प्रभावित तथा बाद में भौतिकी में हुए विकास से मनोविज्ञान में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूप का अनुसरण हुआ। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि आपके पास किसी गोचर की व्याख्या हेतु सिद्धांत उपलब्ध है तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। उदाहरण के लिए भौतिक वेदों के पास महाविस्फोटक सिद्धांत है, जो विश्व निर्माण समष्टि निर्माण के होने की व्याख्या करता है। सिद्धांत और कुछ नहीं है बल्कि कुछ कथन होते हैं जो यह बतलाते हैं कि कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या कतिपय प्रतिज्ञापदियों जो एक दूसरे से संबंधित होती है की सहायता से किस प्रकार की जा सकती है। एक सिद्धांत पर आधारित वैज्ञानिक निगमन अथवा एक परिकल्पना का वास्तव प्रस्ताव करता है कि जो एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करता है कि कोई निश्चित गोचर कैसे गठित होता है। इसके बाद परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है और संगठित पद्धतों के आधार पर उसे सही अथवा गलत सिद्ध किया जाता है। यदि संग्रहित प्रदत्त परिकल्पना द्वारा बताए गए तथ्य के विपरीत दिशा में सूचना देती है तो सिद्धांत ही पर पुनर्समीक्षा की जाती है। उपर्युक्त उपागम के उपयोग द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम, स्मृति, अवधान, अप्रत्यक्षण, अभिप्रेरणा एवं संवेग आदि के सिद्धांतों को विकसित किया है तथा सार्थक प्रगति की है। आज तक मनोविज्ञान के अधिकांश अनुसंधान इस उपागम का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विकासात्मक उपागम से भी बहुत प्रभावित हुए हैं, जो जैविक विज्ञानों में प्रबल है। इस उपागम का उपयोग लगाव तथा आक्रोश जैसे विविध मनोवैज्ञानिक गोचरों की व्याख्या में भी किया गया है। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ें तो हमने ऊपर चर्चा की है कि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक के रूप में अधिक है, क्योंकि ये मानव व्यवहार का उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अध्ययन करता है। मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि वे उनका निर्माण भी करते हैं। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की विधा शाखा के रूप में मनुष्यों को सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है। रंजिता एवं शबनम की निम्न कहानी देखें। रंजिता एवं शबनम एक ही कक्षा में थी। यद्यपि वे एक ही कक्षा में थी और एक दूसरे से परिचित थी, फिर भी उनका जीवन काफ़ी भिन्न था। रंजिता किसान परिवार से थी। उसके दादा दादी, माता पिता एवं बड़े भाई अपने खेत में काम करते थे। वे गांव में अपने घर में एक साथ रहते थे। रंजिता एक अच्छी खिलाड़ी थी तथा लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थी। उसे लोगों से मिलना तथा मित्र बनाना पसंद था। इसके विपरीत शबनम उसी गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता के पास एक कस्बे के कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आते थे। शबनम एक अच्छी कलाकार थी और घर पर रहना तथा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वह शर्मीली थी तथा लोगों से मिलने जुलने में बचती थी। विगत कुछ वर्ष बहुत वर्षा हुई तथा पास की नदी में आई बाढ़ गांव में आ गई। निचले हिस्से में बने बहुत से घरों में पानी भर गया। गांव वालों ने एक साथ मिलकर जो दुख
लोग दुखी थे उनको आश्रय दिया था। शबनम के घर में भी बाढ़ आई थी तथा वह अपनी माँ एवं भाई के साथ रंजिता के घर रहने आई थी। रंजिता परिवार की सहायता करने तथा उन्हें सुख दुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजिता की माँ एवं दादी ने शबनम की माँ का घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट हो गए। रंजिता एवं शबनम भी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो गई थी। रंजिता एवं शबनम के इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। जटिल सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में दोनों भिन्न परिवारों में पली बढ़ी है। आप उनके स्वभाव, अनुभव एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं में उनको सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध के कुछ नियमितता देख सकते हैं, परंतु उसी के साथ उनके व्यवहारों एवं अनुभवों में अंतर भी है, जिसका पूर्व कथन ज्ञात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत कठिन होगा। यहाँ यह समझा जा सकता है कि क्यों और कैसे समुदायों में लोग एक दूसरे की कठिनाई के समय सहायता करते हैं तथा त्याग करते हैं, जैसा कि रंजिता एवं शबनम के उदाहरण में देखने को मिला। परंतु उनकी स्थिति में भी सभी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी तथा ऐसे समान स्थिति में सभी समुदाय इतना आगे नहीं आते हैं। वास्तव में कभी कभी उनका उल्टा ही सही होता है। लोग समान परिस्थिति में असामाजिक हो जाते हैं तथा विपदा में लूटने तथा शोषण करने में संलग्न हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का उनके समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन करता है। अतः मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। मन एवं व्यवहार की समझ। आपको स्मरण होगा कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन को अछूत माना गया था, क्योंकि यह पूर्ण व्यवहारपरक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था, न ही इसकी स्थिति ज्ञात हो पाई थी। यदि मन शब्द का मनोविज्ञान में पुनरावलोकन हुआ तो हमें इसके लिए स्पेरी जैसी तंत्रिका विज्ञान एवं पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उसे वह सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था तथा जो सम्मान अब है मनोविज्ञान सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक है, जो ये सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है, यद्यपि यह वर्तमान में नहीं है। मन क्या है, क्या यह वास्तविक में समान है, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया। यह सत्य है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अनेक परलेखित एवं रुचिकर उदाहरणों के आधार पर आप सभी इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ रोगियों में दृष्टि के लिए उत्तरदायी पश्चकालपाल पाली को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था, तब भी उन्होंने चाक्षुक आंखों से होने वाले प्रत्यक्ष संकेतों की स्थिति एवं स्वरूप में विषय में सही उत्तर दिए। इसी प्रकार एक अनाड़ी खिलाड़ी मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बाँह गंवा बैठा, परंतु बाँह का अनुभव वह बरकरार करता रहा तथा उसकी गति का भी अनुभव करता रहा। जब उसे कॉफ़ी दी गई तो उसकी छायाबासी बाँह काफ़ी के कप तक पहुंची और जब तक किसी ने कप हटा दिया तो उसने विरोध किया। तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा और भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे एक दुर्घटना में मस्तिष्क आघात हुआ था, वह अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं, वे पाखंडी हैं। ऐसी प्रत्येक घटना में व्यक्ति मस्तिष्क के किसी भाग की क्षतिग्रस्तता का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। वैज्ञानिक पहले ये मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है और वे एक दूसरे के समांतर है। भावपरक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि मन एवं व्यवहार में संबंध है। यह दर्शाया गया कि धनात्मक चाक्षुषीय तकनीकी तथा धनात्मक संवेगों की अनुभूतियों द्वारा शारीरिक क्रियाओं में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निस ने अपने रोगियों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह दिखाया है कि अध्ययनों में जिस व्यक्ति की धमनियों में रुकावट थी, उसे यह अनुभव कराया गया कि उसकी अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह हो रहा है। कुछ समय तक
इसका अभ्यास कराने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों की अवरुद्धता कम हो गई थी। मानसिक प्रतिमा उदय अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा मन में प्रतिभा उत्पन्न करने से भयग्रस्तता वस्तुओं एवं परिस्थितियों में अतार्किक भय से रूप में निदान किया गया है। एक नई विधा शाखा जिसे मन तंत्रिकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहा जाता है विकसित हो रही है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को सशक्त करने में मन की भूमिका पर बल देती है। मनोविज्ञान विधा शाखा की प्रसिद्ध अवधारणाएं हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिदिन हम सभी लोग एक मनोविज्ञान की तरह कार्य करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति जिस स्वरूप में व्यवहार कर रहा है वह वैसा क्यों कर रहा है, उसका तैयार व्याख्यान देते हैं। मात्र यह नहीं, हम में से सभी ने मानव व्यवहार के लिए अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। यदि हम किसी कार्यकर्ता से चाहते हैं कि वह अपने व्यक्तिगत कार्य से अच्छा कार्य करे, तो हम जानते हैं कि हमें उसे प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आपको संभवतः छड़ी का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि लोग आलसी होते हैं। सामान्यतः समान बोध पर आधारित मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर वे सही तथा सही नहीं भी हो सकते हैं। वास्तव में आप पाएंगे कि मानव व्यवहार की सामान्य बोध आधारित व्याख्याएं अंधकार में तीर चलाने जैसी होगी एवं बहुत कम व्याख्या पर पाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रिय मित्र कहीं दूर चला जाए तो उसके प्रति आपके आकर्षण में क्या परिवर्तन आएगा। दो बातें कही जाती है जो अपने उत्तर के रूप में देख सकते हैं। उनमें से एक ये कि दृष्टि ओझल मन ओझल। दूसरी बात, दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत है। प्रश्न है कि इनमें कौन सही है। इसकी चयनित व्याख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि अपने मित्र के जाने के बाद आपके जीवन में क्या घटित हुआ। मान लीजिए कि आपको एक नया मित्र मिल जाता है, तो आप दृष्टि ओझल मन ओझल की बात व्यवहार की व्याख्या के लिए उपयोग में लाएंगे। यदि आपका कोई नया मित्र नहीं मिलता है, तो आप व्यग्रता से अपने मित्र को याद करेंगे। इस दशा में दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। यह आप व्यवहार की व्याख्या करेंगे। सामान्यतः बोध अंधकार में तीर चलाने जैसा होगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है, जिसका पूर्व कथन किया जा सके, न कि घटित होने के पश्चात की कई व्याख्या हो। मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य बोध के पर्याय विरुद्ध होता है। इसका एक उदाहरण ड्वेक का एक अध्ययन है। यह अध्ययन उन बच्चों से संबंधित है जो कठिन समस्या आने अथवा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। उसने सोचा कि उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। सामान्य बोध के अनुसार हमें उन्हें सरल प्रश्न देना चाहिए, जिससे उनके उत्तीर्ण होने की दर घट सके तथा अनुत्तीर्ण होने की दर घट सके तथा उनका विश्वास बढ़ सके। इसके बाद ही इन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए, जिनको वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सके। ड्वेक ने इसका परीक्षण किया। उसने विद्यार्थियों के दो समूह को लिया। उन्हें गणित के प्रश्न को हल करने के लिए 25 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम समूह को सरल समस्याएं दी गई थी, जो वे सहजतापूर्वक हल करने में सक्षम थे। दूसरे समूह को जटिल एवं सरल दोनों ही प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए दी गई थी। स्पष्टतया वे जटिल समस्याओं को नहीं हल कर सके। जब कभी ऐसा हुआ तो समस्याओं को हल नहीं कर सके। जब कभी ऐसा हुआ तो ड्वेक ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्याओं को इसलिए नहीं हल कर पाए क्योंकि उन्होंने कठिन प्रयास नहीं किए, तथा उन्हें ड्वेक ने पलायन के बदले प्रयास करते रहने को कहा। प्रशिक्षण काल समाप्त होने के बाद ड्वेक ने दोनों समूह को समस्याओं का एक नया सेट दिया।
जो लोग हमेशा सफल हुए थे, उन्हें सरल समस्याएं दी गई थी, वे असफल होने पर बहुत जल्दी पलायन कर गए, तुलना में उनके जिन्होंने सफलता और असफलता दोनों को देखा था तथा जिन्हें ये बताया गया था कि सफलता का कारण प्रयास की कमी रही है। अन्य बहुत सी सामान्य बोध धारणाएं हैं जिन्हें आप सत्य नहीं पाएंगे। अभी कुछ ही समय पूर्व कुछ संस्कृतियों के लोगों का विश्वास था कि पुरुष महिला से अधिक बुद्धिमान होते हैं अथवा पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दुर्घटना करती है। आनुभाविक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि ये दोनों धारणाएं गलत है। सामान्यतः बौद्ध यह भी बताता है कि यदि किसी व्यक्ति से अधिक श्रोताओं के समक्ष अपनी बात करने को कहा जाए तो उसका निष्पादन सर्वोत्तम नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि यदि आपने अच्छा अभ्यास किया है तो वास्तव में आप अच्छा निष्पादन कर सकेंगे, क्योंकि अधिक श्रोताओं के रहने से आपका निष्पादन बढ़ेगा। यह आशा है कि जैसा जैसा आप इस पाठ्यक्रम को पढ़ते जाएंगे, आप में अनेक विश्वास एवं मानव व्यवहार की समझ परिवर्तित होती जाएगी। आप ये भी जान सकेंगे कि मनोवैज्ञानिक ज्योतिषों, तांत्रिकों एवं हस्तरेख विशारदों जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि यह पद्धतों पर आधारित बातों का व्यवहारिक अध्ययन करता है और मानव व्यवहार एवं अन्य मनोवैज्ञानिक गोचरों के विषयों में सिद्धांत विकसित करता है।